पिछले भाग में गांव के मुखिया ने उस खौफनाक गुफा में प्रवेश किया जहां से डरावने मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं। उन भयानक मंत्रों के खत्म होते ही उस भयानक पहाड़ी के चारों ओर सफेद धुएं का एक घेरा बन गया और गुफा के भीतर से एक अत्यंत भयानक आकृति चीखती हुई बाहर निकली। इसी बीच मुखिया का बेटा उस लड़की को अपनी गाड़ी पर बिठाकर जंगल के रास्ते बहुत तेजी से गांव की ओर लौट रहा था। उनके सफर के दौरान एक खौफनाक साई ने उन दोनों को देखा और पलक झपकते ही गायब हो गया। इधर मुखिया का बेटा उसी डरावने रूप में उसी भयानक स्थान से जंगल के रास्ते पैदल चलते हुए गांव की ओर बढ़ रहा था। मुखिया के कहे अनुसार गांव के कुछ लोग गांव की सीमा पर ऊंचे पेड़ों के ऊपर चढ़कर मुखिया के आने का इंतजार कर रहे थे। उन सभी के हाथों में जलती हुई मशालें थीं और वे पेड़ों से टकटकी लगाए देख रहे थे। जैसे ही वो मुखिया राक्षस का रूप धारण किए जंगल से निकलकर गांव के सरहद के पास पहुंचा, गांव वालों की नज़र उस पर पड़ी। जैसे ही वो भयानक आकृति उन पेड़ों के पास पहुंची, गांव वालों ने ऊपर से जानवरों का खून सीधे उस पिशाच पर गिरा दिया। वो पिशाच उस खून को पीते हुए मदहोश हो गया और उसके स्वाद में खो गया। तभी इस गांव के मुखिया का बड़ा बेटा उस लड़की को साथ लेकर सीधा घर आ पहुंचा। घर के सामने खड़े होकर अपनी माँ को पुकारते हुए बोला, माँ, ओ माँ, मैं आ गया माँ, जरा एक बार बाहर आओ, मेरे साथ कोई और भी आया है, तुम एक बार बाहर तो आओ माँ। ये बातें सुनकर मुखिया की पत्नी हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज लग रही है। अच्छा बेटा, आ गए तुम, रुको मैं आ रही हूँ, तुम यहीं ठहरो, तुम्हारी नजर उतारनी है। ये कहते हुए वो हाथ में आरती की थाली लेकर घर के बाहर आई। सामने अपने बेटे के बगल में उस लड़की को देखकर मुखिया की पत्नी दंग रह गई। वो अपने बेटे से कहने लगी, अरे बेटा, कौन है ये लड़की? इसे सीधे घर ही ले आए, गांव में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आखिर ये लड़की है कौन, मुझे बताओ? मुखिया की पत्नी ने अपने बेटे से पूछा। ये सुनकर मुखिया का बड़ा बेटा बोला, अरे माँ, क्या सब यहीं बताओगे? अब घर के अंदर आने भी दोगी या नहीं? खैर, तुम जो आरती लाई हो उसे उतारो, लेकिन हम दोनों की साथ में उतारना, क्योंकि हम दोनों ही विदेश से आए ना, इसलिए दोनों की साथ में उतारो। मुखिया के बड़े बेटे ने अपनी माँ से कहा। ठीक है, कहते हुए मुखिया की पत्नी ने उन दोनों की आरती उतारी और उन्हें सीधे घर के अंदर ले गई। मुखिया की पत्नी को देखकर वो लड़की यूं कहने लगी, नमस्ते आंटी। आंटी, आपका गांव, ये आसपास के नज़ारे और ये जंगल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ कितनी शांति है आंटी। सच कहूँ तो जब आपका बेटा बता रहा था तब मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन आपका गांव वाकई बहुत खूबसूरत है। पर आंटी, गांव की सड़क के बीचों बीच खून जैसी कोई लाल लकीर खिंची हुई है, वो गांव के आखिर तक जा रही है। मैंने सोचा हमें क्या लेना देना, और हम आ गए। लेकिन आंटी, वो आखिर है क्या? क्या वो खून है या फिर डीजल जैसा कुछ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आंटी, क्या आप मुझे बताएंगी? ठीक है बेटा, पर पहले मुझे ये तो पता चले कि तुम हो कौन। तुम मेरे बेटे के साथ आई हो, लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम हमारे गांव आई हो? ऊपर से तुम दोनों जवान हो। तुम दोनों का इस तरह हमारे घर आने का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा, कम से कम तुम तो कुछ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मन में बड़ी घबराहट हो रही है। अपनी माँ की बातें सुनकर बेटा इस तरह कहने लगा। अरे माँ, मैंने तुम्हें इतने समय से बताया नहीं ना, मैं और ये लड़की पिछले कुछ सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं पिताजी से बात करके और तुम्हें बताकर आप दोनों की अनुमति से शादी करना चाहता हूं माँ। यही बात मैं कल तुम्हें फोन पर बताने वाला था, पर जब पता चला कि पिताजी घर पर नहीं है तो मुझे लगा कि ये बात खुद आकर बताना ही सही होगा, इसीलिए सीधे यहां आ गया माँ। माँ प्लीज मेरी बात मना मत करना, पिताजी को ये बात किसी भी तरह बतानी होगी माँ। गांव के मुखिया का बड़ा बेटा अपने माँ से ये कह रहा है। उसकी बातें सुनकर मुखिया की पत्नी, अरे सच में? ये बात सुनकर तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे, इसे लेकर मैं बहुत घबराई हुई हूँ। पर तुम्हारा इस लड़की को ऐसे सीधे घर ले आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा। आखिर हमारा छोटा सा गांव है, कोई देख ले तो कुछ भी सोचने लगेगा। खैर ठीक है, पिताजी के आने के बाद मैं उनसे बात करके कुछ करती हूँ। लेकिन एक बात, इस लड़की को ज्यादा गांव में मत घुमाना, समझे? पिताजी के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे, उनके आते ही इस बारे में बात करके कोई फैसला लेंगे। ठीक है ना बेटा?
मुखिया की पत्नी अपने बेटे से ये कह रही है। उसकी बातें सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। फिर मुखिया का बेटा, कहा था ना, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो मेरी कोई भी ख्वाहिश कभी नहीं ठुकराती, इसीलिए मुझे माँ से इतना प्यार है। मेरा मन समझने के लिए बहुत शुक्रिया माँ। इतने समय तक मैं डर रहा था कि घर वाले मानेंगे या नहीं, पर तुम इतनी जल्दी मान जाओगी मैंने सोचा नहीं था। सच में माँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ आंटी, सच में हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी मान जाएंगी। सच में बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। इस तरह वे तीनों आपस में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति आकर गांव के मुखिया की पत्नी को इस तरह पुकार रहा है, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, मैं हूं सूरन्ना, आ गया हूं। उस व्यक्ति की पुकार सुनकर मुखिया की पत्नी ने अपने बेटे और बहू से इस तरह कहा, ठीक है, तुम दोनों आपस में बातें करते रहो, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। किसी भी हाल में तुम दोनों बाहर ज्यादा मत घूमना, ठीक है? अभी आती हूँ, रुको। कहकर वो बाहर चली गई। बाहर खड़े सूरन्ना से उसने धीरे से कहा, श्श, रे, धीरे बोल, घर पर मेरा बेटा आया हुआ है। अगर उसे अब ये सब पता चल गया तो वो सवाल करना शुरू कर देगा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है। किसी भी कीमत पर उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझे? धीरे बात कर। इस पर सूरन्ना ने कहा, अरे छोटे मालिक आए हैं क्या? अम्मा जी, सब कुशल मंगल तो है ना, सब ठीक तो है। बेचारे अब क्या कहें, बड़े मालिक यहाँ नहीं हैं, फिर भी छोटे बाबू का आना जाना लगा रहता है। काश इस बार गांव के मुखिया जी जल्दी आ जाते, कहीं फिर से छोटे द्रोणा मालिक वापस न चले जाएं। ठीक है अम्मा जी, आज रात जैसा हमने तय किया है सब वैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना? मैं मंदिर जाकर सब तैयारी रखता हूँ, उस तांत्रिक को जल्दी से गांव में बुलवाना होगा। ठीक है, मुझे सब याद है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि किसी को पता न चले। अगर मेरा बेटा तुम्हें कहीं मिल जाए और कुछ पूछे तो ऐसे रहना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। गांव की कोई भी खबर या बात उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? सावधानी से जाओ। एक और बात, गांव के बीचों बीच जो खून की बूंदें हैं उन्हें हमेशा की तरह हल्दी के पानी से साफ कर दो। पूरे गांव में हल्दी का पानी छिड़कवा दो। ठीक रात 1 बजे गांव के सभी लोगों को मंदिर पहुंचने के लिए कह दो। मेरी तरफ से सबको कह देना। जाओ सूरन्ना, जाओ, कहकर उसने उसे वहां से भेज दिया। गांव के मुखिया की पत्नी के कहे अनुसार वो व्यक्ति उस घर से निकल पड़ा। वो गांव के बीचों बीच सीमा से लेकर गांव के आखिरी छोर तक बिखरी हुई खून की बूंदों को हल्दी के कलश से शुद्ध करते हुए आगे बढ़ रहा था। शुद्धिकरण के दौरान जब वो हल्दी का पानी उन खून की बूंदों पर गिरता तो वो पानी इतना शक्तिशाली हो जाता कि उस मार्ग से धुआं निकलने लगता था। ये सिलसिला हर बार का था। वो व्यक्ति बिना रुके पूरे गांव में हल्दी का पानी छिड़कता हुआ चला जा रहा था। इतने में शाम हो गई। गांव के सभी लोग मुखिया की पत्नी के निर्देशानुसार उस भयानक मुखिया के घर में बेटे और बहू के कमरे में एक भयानक घटना घटी। उस दृश्य को देख वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाई, अरे बाप रे, आंटी देखिए आंटी, कल मैं जो कपड़ों का संदूक लाई थी उसे खोलकर देखा तो मेरे सारे कपड़ों पर खून लगा है। जहाँ भी देखो पूरा संदूक खून से भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, मैं जिस भी चीज़ को छू रही हूँ वो खून में बदलती जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। आखिर मेरे संदूक में खून के ये निशान कैसे आए? ये संदूक खून से क्यों भर गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। मुझे लगता है कि कहीं मुझ पर किसी भूत का साया तो नहीं आ गया। ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है ना, इस जंगल में किसी भूत प्रेत ने तो मुझे नहीं पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम इतना क्यों डर रही हो? अब आखिर हुआ क्या है? तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं है ना? इतनी सी बात के लिए इतना क्यों घबरा रही हो? उस बक्से में पक्का कोई चूहा या बिल्ली मर गई होगी। उसी के खून के निशान इस पूरे बक्से में लग गए हैं और तुम हो कि समझ रही हो कि कोई पिशाच या भूत तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हें मार डालेगा। माँ देखो इसकी बातें। खैर, गांव से जाते वक्त न जाने ही ऐसी क्यों हो जाती है। माँ ठीक है, अब ये सारे कपड़े ले जाओ और धो लो, बाकी बाद में देखेंगे। अरे ये क्या है? पहले कभी नहीं हुआ कि घर में ऐसे खून के निशान आए हों। ऊपर से इस गांव से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उस लड़की के बक्से में ऐसे भयानक खून के धब्बे दिखना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसका कोई समाधान सोचना ही होगा। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की के साथ साथ अब मेरा बेटा भी खतरे में है और ठीक इसी वक्त मेरे पति भी यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अरे आंटी, क्या हुआ आपको?
आप ऐसे सोच में डूबी हुई क्यों खड़ी हैं? क्या बात है आंटी? अरे अरे कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। ये शायद हमारे बेटे के कहे अनुसार किसी बिल्ली या चूहे की करतूत होगी। उस छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब तुम इन खून के धब्बों के बारे में भूल जाओ। अपने मन में कोई बोझ मत रखो और जब तक यहाँ हो खुशी खुशी रहो। बस कुछ ही दिनों में मेरे पति वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम तुम्हारी शादी के बारे में बात करेंगे और धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। पूरे गांव वालों को बुलाकर दावत देंगे और बहुत बड़े स्तर पर तुम्हारा ब्याह रचाएंगे। क्या कहती हो? सच में आंटी? क्या वाकई? आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच कहूँ तो जब आपका बेटा आपकी अच्छाई के बारे में बताता था तो मुझे यकीन नहीं होता था, पर आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैं वाकई बहुत खुश हूँ आंटी।